नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। यह है अपना वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज़ जिसमें आज हम देखने वाले हैं वायु राशियाँ, वाताग्र और चक्रवातों के बारे में। पिछला जो लेक्चर अपना जो था उसमें हमने देख लिया था स्थानीय पवनों के बारे में और कौन कौन सी स्थानीय पवनें अमेरिका में कौन सी है, अफ्रीका में कौन सी बहती है, मिडिल ईस्ट में कौन सी बहती है, भूमध्य सागर के पास में कौन सी बहती है, वो सब हमने देख लिए है ना। फोन हमने देखा, हमने सिरा को देखा है ना। तो वो सब चीज़ें आपको याद रखनी है। बर्ग देखी, तमाम हमने वायु राशियाँ देखी, तो वो आपको याद रख लेनी है। यूपीएससी कहीं ना कहीं या दूसरे एग्जाम्स में वो पूछी जा सकती है। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू कर लेते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करें। हाँ जी, इससे पहले कि आज का लेक्चर शुरू करें, आज हम ये देख लेते हैं जो मैंने आपको वायुदाब और वायुदाब पेटियाँ पढ़ाई थी, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुके हैं, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है 2015 में पूछा गया था यूपीएससी के द्वारा। पूरे वर्ष 30 डिग्री, आराम से पढ़ना क्वेश्चन को, 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ 60 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच बहने वाली हवाएं पछुआ पवनें कहलाती हैं। क्या ऐसी बात है? दूसरा, भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने वाली आर्द्र वायु सहितियां पछुआ पवनों के भाग हैं। क्या ऐसा है? तो हाँ, देखिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा सेंटेंस जो है इसमें सिर्फ ठीक है, पहला जो है वो गलत है। क्यों? अब आप कहोगे सर आपने तो बताया सर 30 से लेकर 60 से 65 के बीच में होती है, परंतु वो कहाँ होती है 30 से लेकर 60 से 65 के बीच में? 30 से 60 डिग्री नॉर्थ और 30 से 60 डिग्री साउथ। और ये तो वैसे भी मैंने तब पढ़ाया था, तब और जोर दे के बात कही थी कि इन दोनों में फ़र्क है। 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री साउथ और 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ, इसके बीच में फ़र्क है कि नहीं है? है ना, फ़र्क है कि नहीं है? देखिए यहाँ समझाता हूँ कैसा फ़र्क है। मान लीजिए ये अपनी पृथ्वी है, ये यहाँ पर 0 डिग्री है और ये यहाँ पर 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है और ये यहाँ पर 60 डिग्री है। अब देखिए फ़र्क आपको पता लगेगा कि फ़र्क कैसे है। देखिए ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है ना, ये 0 डिग्री है। अब बात ये ठीक है कि यहाँ से ऐसे चलती है, ये ऐसे चलती है 30 से लेकर 60 डिग्री के बीच में पछुआ पवन है, और सेंटेंस में क्या दिया है कि 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 60 डिग्री साउथ तक चलती है। तो क्या इस प्रकार से पवनें चलती है? इस प्रकार से चलती है? नहीं चलती है ना, ये यहाँ चलती है, ये यहाँ चलती है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। समझ गए? और बाकी दूसरा तो ये सही है कि जो अपने यहाँ पछुआ पवनें हैं, जो अपने यहाँ उत्तर पश्चिम में जो पश्चिमी विक्षोभ आता है, पश्चिमी विक्षोभ किसका भाग है? वो पछुआ पवनों की वजह से ही भारत की ओर आता है। पश्चिमी विक्षोभ के बारे में और अधिक जानकारी हम जब पढ़ेंगे तो भारतीय मानसून के बारे में पढ़ रहे होंगे। वैसे थोड़ा सा तो मैंने उसमें बता ही दिया था आपको, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवन अधिक सशक्त तथा स्थायी होती है। पश्चिमी पवन मतलब यही पछुआ पवन क्यों होती है? मैंने आपको बताया था, है ना, वो चालीसा, चिकथा चालीसा है, वो दहाड़ता साठा, ये सब मैंने आपको बताया था। क्यों ऐसा होता है? उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में भूखंड कम है, बिल्कुल सही बात है। उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में कोरियोलिस बल अधिक है, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो मैंने कभी आपको बताया नहीं, आपने ऐसा सुना भी नहीं होगा, है ना। मैंने तो इतना बताया था कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर कोरियोलिस बल बढ़ता है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट इसमें गलत है, उसमें सिर्फ पहला सही है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में भूखंड कम है, इसलिए उनको जो है कोई विरोध नहीं झेलना पड़ता, और स्थल की तुलना में जल पर जो है वो घर्षण बल भी कम लगता है, इसलिए उनकी गति वहाँ पर दक्षिण गोलार्ध में ज़्यादा होती है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया, है ना। अब आ जाते हैं हम आज के चैप्टर पे। आज का चैप्टर शुरू होता है अपना वायु राशियों से। तो वायु आपको पता ही है, वायु क्या होती है? वायु राशियाँ क्या होती है कि मान लो कोई एक क्षेत्र है और उस विशेष क्षेत्र में वायु रुकी हुई है बहुत समय तक, इसलिए वो जब वहाँ रुकी हुई है तो उस क्षेत्र विशेष के वो गुणधर्म धारण कर लेती है। मान लो किसी ठंडे क्षेत्र में कोई वायु रुकी हुई है तो वो ठंडी हो जाएगी, और गर्म या आर्द्र क्षेत्र में वो वायु रुकी हुई है कि वहाँ पर वो वायु है तो वो गर्म और आर्द्रता ग्रहण कर लेगी। तो इस प्रकार से वो जो विशेष गुण धारण कर लेती है उस स्थान पर रहने की वजह से, उसे ही कह देते हैं वायु राशि, है ना। तो वो एक जैसे गुणधर्म धारण कर लेती है विशेष, जब ठंडी है तो वो ठंडी वायु राशि होगी, गर्म जगह पर है, गर्म जगह से उत्पत्ति हुई है तो वो गर्म वायु राशि कहलाती है। तो यही कहलाती है वायु राशि, इन्हें कहते हैं वायु राशियाँ, ठीक है ना।
जिन समान धरातल पर वायु राशियां बनती है उन्हें वायु राशियों का उद्गम क्षेत्र कहा जाता है। ठीक बात है। और वायु राशियों को उनके उद्गम के आधार पर देखिए 5 भागों में बांटा जा सकता है। एक हो गया कि मतलब कौन कौन से क्षेत्रों में उद्गम होता है इनका। एक है उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय महासागर। अब जैसे मैं उष्ण और उपोष्ण बोलूं, अब आपको दिमाग में झट से आ जाना चाहिए कि उपोष्ण और उष्ण कौन सा क्षेत्र होता है। ठीक है। दूसरा आ जाता है उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों में कोई वायु राशियां उत्पन्न होती होगी। तीसरे कौन सा क्षेत्र है? तीसरा क्षेत्र है जो मध्य अक्षांशीय वाले ठंडे क्षेत्र है वहाँ पर, सॉरी माफ कीजिएगा, उच्च अक्षांशों वाले ठंडे महासागर है वहाँ पर। उच्च अक्षांशों वाले ठंडे महासागर कहाँ है? आर्कटिक महासागर है, अंटार्कटिक महाद्वीप के आसपास जो महासागर है, दक्षिण महासागर वो वहाँ है। अटलांटिक महासागर का भी जो क्षेत्र नीचे लगता है वो वाला। फिर चौथा क्षेत्र कौन सा गया? उच्च अक्षांशीय जो बर्फ से घिरे हुए क्षेत्र होते हैं वो वाले हो गए। और चौथे क्या हो गए? वो वाले क्षेत्र जो स्थायी रूप से बर्फ से ढके हुए रहते हैं, जैसे कि अंटार्कटिक और आर्कटिक महाद्वीप, है ना, सॉरी अंटार्कटिका महाद्वीप और आर्कटिक महासागर। तो ये तो बर्फ से ढके हुए रहते हैं। तो ये क्षेत्र हो सकते हैं जहाँ पर, ये 5 क्षेत्र हो सकते हैं जहाँ पर वायु राशियाँ उत्पन्न होती है ना। देख लीजिए यहाँ पर, है ना। अब देखिए, अब इन 5 क्षेत्रों के उद्गम के आधार पर वायु राशियों को इस प्रकार से 5 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो होगी उष्णकटिबंधीय महासागरीय, एक उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय। देखिए याद करना कितना आसान है। एक उष्णकटिबंधीय महासागरीय, एक उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय। ठीक बात। एक ध्रुवीय महासागरीय, एक ध्रुवीय महाद्वीपीय, एक महाद्वीपीय आर्कटिक और एक उष्णकटिबंधीय वायु राशियां। एक महाद्वीपीय आर्कटिक हो गई और एक उष्णकटिबंधीय वायु राशियां हो गई। ये हमने देख लिया, उष्णकटिबंधीय महासागरीय, उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय। इस प्रकार से ये 5 राशियों में हमने बांट दिया। देख लीजिए आप यहाँ पर चित्र की सहायता से। यह मेरीटाइम पोलर है ना। तो महासागरीय जो ध्रुवीय हैं, ये महाद्वीपीय ध्रुवीय आपको दिखा दूं, ये कॉन्टिनेंटल आर्कटिक क्षेत्र वाली है, कॉन्टिनेंटल पोलर वाली आएगी। ये महाद्वीपीय ध्रुवीय, महासागरीय ध्रुवीय आ गई, है ना। ये महाद्वीपीय आर्कटिक वाली आ गई, है ना। और ये मेरीटाइम पोलर की यहाँ पर आई गई है, और ये मेरीटाइम ट्रॉपिकल आ गई, है ना। उष्णकटिबंधीय जो है वो, इस प्रकार से वायु राशियाँ हो सकती हैं। उष्णकटिबंधीय महासागरीय, उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय, ध्रुवीय महासागरीय, ध्रुवीय महाद्वीपीय, एक होगी महाद्वीपीय आर्कटिक और एक होगी उष्णकटिबंधीय वायु राशियाँ। ठीक, इस प्रकार से वायु राशियों को बांटा जा सकता है। ऐसा कोई आपसे मेंस में भी नहीं पूछने वाला है कि कितनी है क्या है। प्रीलिम्स में देखिए थोड़ा सा पूछा जा सकता है, वो हो गया। अब यहाँ पर आ जाते हैं फिर वाताग्र क्या होते हैं। वायु राशियाँ हमने देख ली, तो वाताग्र जानने के लिए पहले वायु राशियाँ जाननी जरूरी थी। तो वाताग्र क्या होता है? जब दो अलग अलग गुण धर्म वाली वायु राशियाँ एक दूसरे से मिलती है ना, तो वो जो उनके बीच में जो क्षेत्र बनता है वो क्षेत्र क्या कहलाता है? वही कहलाएगा वाताग्र। देखिए मान लीजिए ये ठंडी है, ये गर्म है, तो ये जहाँ मिल रही है ये वाला क्षेत्र, ये क्या हो गया? ये वाताग्र, इसे वाताग्र कहेंगे, है ना। तो दो विशेष गुण धर्म वाली वायु राशियाँ जब एक दूसरे से मिलती है तो उनके बीच में जो क्षेत्र बनता है ना, वही कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं? वाताग्र कहा जाता है। और वाताग्र बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वाताग्र जनन कहा जाएगा। और उसे इंग्लिश में कहते हैं फ्रंटोजेनेसिस, क्योंकि इंग्लिश में वाताग्र को फ्रंट कहा जाता है। इंग्लिश हिंदी दोनों में याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब वाताग्र तो हो गया सर। अब वाताग्र कितने प्रकार के होते हैं? तो वाताग्र होते हैं 4 प्रकार के। कौन से? एक होता है शीत वाताग्र, एक होता है उष्ण वाताग्र, एक होता है अचर वाताग्र, एक होता है अधिविष्ट वाताग्र। चार वाताग्र होते हैं। अब वायु राशियां तो होती है 2, या तो ठंडी हो गया तो गर्म होगी। तो इन ठंडी या गर्म वाले के आधार पर ये वाताग्र जो है इनका वर्गीकरण किया जाता है। होता क्या है, शीत वाताग्र में क्या होगा कि इसमें शीत जो पवन होगी, जो शीत वायु राशि होगी, वो जबरदस्ती एकदम ऊपर की तरफ उठाएगी किसको? उष्ण वायु राशि को, है ना। तो जो ये वायु राशि आएगी, शीत वायु राशि जो होगी वो कहाँ से आएगी? शीत वायु राशि आएगी उत्तर की तरफ से, है ना। और फिर दक्षिण की तरफ से आती है गर्म वायु राशि, ये उष्ण वायु राशि है, ये शीत वायु राशि है। अब ये शीत वायु राशि देखिए ऊपर तो कौन सी उठेगी? जो गर्म है वही हमेशा ऊपर उठेगी। अगर ये शीत वाली इसको ऊपर उठा रही है तो ये क्या कहेगा? ये शीत वाताग्र से हम कहेंगे, ठीक है ना। और ये अगर इस शीत वायु राशि के ऊपर ये उष्ण वायु राशि भयंकर तरीके से ऊपर की तरफ अगर चढ़ रही है तो उसे उष्ण वाताग्र कहेंगे।
चढ़ेगी हमेशा ऊपर की तरफ उष्ण वायुराशि ही, क्योंकि गर्म है वही तो हल्की होकर ऊपर उठेगी। अगर इसे ठंडी वाली वायुराशि जबरदस्ती इसको ऊपर उठा रही है तो वो कहलाएगा शीत वाताग्र। और अगर उष्ण वायुराशि जो है वो खुद जो है ऊपर चढ़ रही है उस शीत वायुराशि के ऊपर, तो उसे कह देंगे उष्ण वाताग्र, है ना। अचर वाताग्र का मतलब है कि जब कोई भी वायुराशि जो है उनके बीच में कोई संबंध ना रहे, वो अचर हो गया, क्या है ना, कोई जो है ऊपर नहीं उठ रही, कोई नीचे नहीं उठ रही, वो हो गया। और अधिविष्ट वाताग्र क्या होता है, जब ये शीत वायुराशि को ऊपर उठा देती है तो, और ये उष्ण वायुराशि एकदम ऊपर चली जाती है, तो अब इनके बीच में कोई संबंध नहीं रह जाता, तो वो कहता है, उसे कहलाते हैं अधिविष्ट वाताग्र, उसे कहा जाता है। अब आ जाते हैं यहाँ, समझ लेते हैं, है ना। वाताग्र हो गए शीत, उष्ण, अचर और अधिविष्ट वाताग्र, है ना। जब ये वाताग्र स्थिर हो जाते हैं तो इन्हें अचर वाताग्र कहा जाता है। अब वाताग्र जो है वो एकदम स्थिर हो गया, अब इसमें कोई वायुराशि जो है किसी के ऊपर नहीं चढ़ रही है, तो वो हो गया अचर वाताग्र, है ना। और जब शीतल और भारी वायु जो होती है वो आक्रामक रूप से उष्ण वायु को ऊपर की ओर धकेलती है। देखिए ये है, यहाँ से आती उत्तरी गोलार्ध से ये जो ठंडी जल आ रही है वायुराशि, ये गर्म वायुराशि है, ये ठंडी है, यहाँ ये गर्म है, ये ठंडी, ये ठंडी है, ये गर्म है, तो इनके बीच का जो है ये फ्रंट होके बन गया। तो ये ठंडी वाली वायुराशि जो है इस प्रकार से उष्ण वायुराशि को ऊपर की ओर उठाएगी, है ना, इस प्रकार से ऊपर की ओर उठाएगी, तो इसे हम क्या कह देंगे, आक्रामक रूप से, तो ये होगी शीतल, जो शीत वाताग्र हो जाएगा, है ना। और इस संपर्क क्षेत्र में शीत वाताग्र बनता है। और अगर गर्म वायुराशि आक्रामक रूप से ठंडी वायुराशियों के ऊपर चढ़ जाए, अब ये जो यहाँ पर आपको दे रखा है, एक मिनट, ये जो यहाँ पर उष्ण वाताग्र, ये उष्ण वायुराशि दे रखी है, ये उष्ण वायुराशि अगर इसके ऊपर ठंडी वायुराशि के ऊपर आक्रामक रूप से ऊपर चढ़ जाए खुद ही, तो इसे कह देंगे हम उष्ण वाताग्र। और यदि एक वायुराशि जो है वो यानी पूरी तरीके से अगर धरातल से ऊपर उठ जाए, तो उस वाताग्र को हम अधिविष्ट वाताग्र कहते हैं। तो ऊपर कौन उठेगी, वो तो जो गर्म वायुराशि है वो उठेगी, इसलिए इसको जब गर्म वायुराशि पूरी तरीके से ऊपर उठ जाती है धरातल से, तो उसे हम कह देते हैं अधिविष्ट वाताग्र। और वाताग्र देखिए, याद रखिएगा ये वाली बात, वाताग्र हमेशा बनते हैं मध्य अक्षांशों में ही, है ना, 45 डिग्री के आसपास, 30 डिग्री से उत्तर में या 30 डिग्री से नीचे दक्षिण में ही ये बनते हैं उष्ण वाताग्र, ये जो वाताग्र होते हैं वो, है ना, हमेशा वहीं पर बनते हैं। और वहाँ पर देखिए जहाँ पर ये बनते हैं वहाँ पर तीव्र वायुदाब और तापमान प्रवणता इनकी विशेषता होती है। वाताग्रों की विशेषता क्या है, एक तो तीव्र तापमान होगा वहाँ पर, तीव्र वायुदाब वहाँ पर होगा, और तापमान प्रवणता वहाँ पर होगी। तापमान प्रवणता क्या होता है, दाब प्रवणता क्या होती है, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है सब कुछ पिछले वाले लेक्चर्स में, ठीक है। और तापमान में यहाँ की इनकी वजह से अचानक से बदलाव आते हैं, और इसी की वजह से वायु फिर ऊपर उठती है, और ऊपर उठकर बादल बनते हैं और वर्षा होती है ना। इस प्रकार से उनमें फिर वायु ऊपर उठती है और वर्षा होती है, किनमें, वाताग्रों में। और वाताग्रों के बारे में याद रखने वाली बात क्या है कि हमेशा मध्य अक्षांशों में ही बनेंगे, यानी कि ये 30 डिग्री नॉर्थ से ऊपर 45-50 डिग्री और नॉर्थ के बीच में नहीं, 60 डिग्री वाला जो है ना वहीं बनेंगे, उसी क्षेत्र में ये वाताग्र बनते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के बारे में। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहाँ बनेंगे, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात बनेंगे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। तो ये अपनी भूमध्य रेखा है, यहाँ पर इस भूमध्य रेखा के 30 डिग्री उत्तर में और 30 डिग्री दक्षिण में, इनके बीच में ये जो है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात बनते हैं, है ना। तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात तो देखिए यूपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन यहाँ से यूपीएससी पूछती ही रहती है, यहाँ से तो मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और प्रीलिम्स में भी, तो इनको अच्छे से समझ लीजिएगा आप। तो सबसे पहले तो इनकी उत्पत्ति कहाँ होती है, तो इनकी उत्पत्ति होती है उष्ण कटिबंधीय महासागरों में। देखिए महाद्वीपों में इनकी उत्पत्ति कभी नहीं होती। यूपीएससी स्टेटमेंट दे दे कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति महाद्वीपों पर होती है, तो गलत, महासागरों में होती है। फिर ये महासागरों से तटीय क्षेत्रों की ओर जाते हैं, ठीक है। और ये चक्रवात बहुत आक्रामक होते हैं, और इनके क्यों होते हैं आक्रामक, क्योंकि इनमें बहुत तेज गति से इनमें हवाएं जो है वो चलती है, इसलिए विनाशकारी होते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में ये बारिश लाते हैं। आपने तो देखा ही होगा, समाचारों में वगैरह में सुना होगा किस प्रकार से चक्रवात आ गया, मोका चक्रवात आ गया, फैनी चक्रवात आ गया, है ना, आते रहते हैं। ये चक्रवात देखिए विध्वंसक होते हैं और प्राकृतिक आपदाओं में से एक माने जाते हैं। हिंद महासागर में इनको कहा जाता है चक्रवात, अटलांटिक महासागर में इन्हें कहा जाता है हरिकेन, और दक्षिण चीन सागर में इन्हें कहा जाता है टाइफून, और ऑस्ट्रेलिया में इन्हें कहा जाता है विलीविलीज। अपने यहाँ तो हिंद महासागर में चक्रवात कहते हैं, याद रह जाएगा। हरिकेन कहा जाता है अटलांटिक महासागर में, तो अमेरिका के तट से, मैक्सिको के तट से जो टकराते हैं उन्हें हरिकेन कहते हैं। हॉलीवुड की मूवीज में आपने देखा होगा कि वो हरिकेन ही कहते हैं। और टाइफून तो नाम से पता लग रहा है कि टाइफून वगैरह ये
ये कुंफू वगैरह किधर होता है, जापान की तरफ, चीन की वगैरह तरफ होता है, तो चीन सागर में टाइफून, और विली विलीज बाकी बचा वो ऑस्ट्रेलिया में होता है। इनका एक बार देख लेते हैं हम, है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए आप अच्छे से, ये टाइफून देखिए, ये दक्षिण चीन सागर है तो टाइफून यहाँ आता है। ये हरिकेन देखिए, ये अमेरिका वाला तट है तो अटलांटिक महासागर में यहाँ जो है हरिकेन आते हैं। और यहाँ पर देखिए ये ऑस्ट्रेलिया वाला तट है, इसे यहाँ क्या कहता है, विली विलीज। ये तो वैसे 6-7 की बात है, ये विली विलीज कहा जाता है। और भारत हिंद महासागर में तो नहीं, चक्रवाती कह दिया जाता है। कोई हम उल्टा सीधा नाम नहीं रखते हैं भैया, सीधा रखेंगे चक्रवात, साइक्लोन मतलब चक्रवात बस, है ना। तो कौन से क्षेत्र में क्या कहा जाता है ये हमने देख लिया। बनते कहाँ हैं, तो ये बनते हैं उष्णकटिबंधीय महासागरों में ये बनते हैं। फिर इनके बारे में यहीं में और जानकारी बता दूं, ये हमेशा पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हैं। इनकी गति जो होती है ना, ये पूर्व से पश्चिम की ओर होती है। और पूर्व की से पश्चिम की ओर क्यों होती है, क्योंकि देखिए वो ट्रेड विंड्स मैंने आपको पढ़ाया ना, जो मैं आपको वो दाब पेटियाँ पढ़ा रहा था, तो मैंने बताया था आपको कि 30 डिग्री उत्तर 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में पवनें कैसे चलती है, ऐसे ऐसे चलती है ना। तो ये पवनें देखिए, इनकी दिशा किस प्रकार है, इनकी दिशा इस प्रकार तो है, पूर्व की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर। तो इस प्रकार इन पवनों की वजह से ही ये जो है हमेशा पूर्व से पश्चिम की ओर चलता है। कौन चलता है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, है ना। और ये चक्रवात किस प्रकार से होता है, उस चक्रवात का एक चित्र दिया हुआ है, उसके बारे में भी आगे हम जानकारी हासिल कर लेंगे। और अब उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनते हैं उष्णकटिबंधीय महासागरों में, इनका निर्माण होता है। और इनकी उत्पत्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियां, ये वाला जो है ना, ये इसे तो गांठ बांध लो आप, स्टार लगा लो। और ये उत्पत्ति की परिस्थितियां एक बार यूपीएससी मेंस में पूछ लिया था 10 नंबर के लिए, ऐसा का ऐसा उठा के। तो आपको ये पूरी पांचों की पांचों चीजें ऐसे ऐसे लिखनी थी, है ना। तो इनकी उत्पत्ति के लिए क्या क्या होना चाहिए, एक तो वृहद समुद्री सतह होनी चाहिए जिसका तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से तो ज़्यादा ही हो, यानी गर्म क्षेत्र होना चाहिए तक चक्रवात बनने के लिए। क्योंकि चक्रवात कब बनेगा, जब न्यून दाब वहाँ पर होगा। न्यून दाब कब होगा, जब वहाँ का तापमान अधिक होगा। तो 27 डिग्री से अधिक सेल्सियस तो होना चाहिए उसका वहाँ पर तापमान। फिर कोरियोलिस बल वहाँ पर होना चाहिए। कोरियोलिस बल होना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर कोरियोलिस बल नहीं होगा तो ये पवनें तो सिर्फ इस प्रकार जाती रहेंगी, पूर्व से पश्चिम की ओर जाती रहेंगी, तो चक्रवात बनेगा नहीं। चक्रवात कब बनेगा, जब ये एक दूसरे की ओर चारों ओर सर्पिलाकार रूप से ही उठती, घेरा बनाती हुई ऊपर की तरफ उठती है। और वो किस लिए सर्कल बना पाती है, वो बना पाती है सिर्फ कोरियोलिस बल की वजह से ही, है ना। इसलिए देखना कभी भी जो विषुवत रेखा है उसके एकदम आस पास में कभी चक्रवात नहीं बनते, है ना। ये विषुवत रेखा है तो 5 डिग्री या 10 डिग्री उत्तर 10 डिग्री दक्षिण के बीच में कभी चक्रवात नहीं बनते। 5 डिग्री उत्तर 5 डिग्री दक्षिण के बीच में कभी चक्रवात नहीं बनेंगे, क्योंकि ये तो डोल्ड्रम वाला क्षेत्र है ना, शांत वाला क्षेत्र है। यहाँ पर विषुवत कोरियोलिस बल होता नहीं है ना। फिर ऊर्ध्वाधर पवनों की गति में अंतर कम होना चाहिए। इसमें जो पवनें इस प्रकार से सर्पिल करती हुई ऊपर की तरफ उठेगी ना, तो इनके बीच में अंतर कम होना चाहिए। दूसरी बात, आगे कमजोर निम्न दाब का क्षेत्र वहाँ पर होना चाहिए, निम्न दाब वहाँ पर होना चाहिए। और निम्न स्तर का चक्रवाती परिसंचरण वहाँ पर होना चाहिए। यही जो चक्रवाती परिसंचरण यही होता है ना, जब न्यून दाब होता है बीच में और उसके आसपास, ठीक है। फिर समुद्री तल पर ऊपरी अपसरण होना चाहिए। अब ये समझो कि समुद्र तल पर ऊपरी अपसरण कैसे होगा। देखिए यहाँ पर पवनें आ रही है, यहाँ से पवनें आ रही है, यहाँ से पवनें आ रही है। अब यहाँ से तो पवनें ऐसे उठ के ऊपर की तरफ जाएगी, परंतु ऊपर जाके पवनें इस प्रकार से ये अपसरण इनका हो जाता है, एक दूसरे से दूर चली जाती है ना। यहाँ पर तो जब धरातल पर ये अभिसरण होता है पवनों का, और ऊपर जो है महासागरों के ऊपर अपसरण होता है, क्योंकि ये पवनें एक दूसरे से यहाँ पर दूर जाती है ना। तो ये 5 जो कंडीशंस है, ये तो आप गांठ ही बांध लीजिए महासागरों पे, सॉरी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बनने की। एक तो वृहद समुद्री जो सतह होनी चाहिए और उसका तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा, कोरियोलिस बल जरूर होना चाहिए। और ऊर्ध्वाधर पवनों की गति में अंतर कम होना चाहिए। कमजोर निम्न दाब का क्षेत्र होना चाहिए। और समुद्री तल पर ऊपरी अपसरण होना चाहिए, ठीक है। अब ये जो चक्रवात होते हैं, ये चक्रवात इतने खतरनाक होते क्यों हैं, क्योंकि इनको जो ऊर्जा मिलती है ना, वो किससे मिलती है, संघनन की गुप्त ऊष्मा से इनको ऊर्जा मिलती है। संघनन की गुप्त ऊष्मा से इनको ऊर्जा मिलती रहती है। कैसे, क्योंकि ये चक्रवात, ये पवनें जो है यहाँ से सर्पिल करती हुई ऊपर की तरफ बढ़ती जाती है, और इनको फिर देखिए यहाँ से ऊष्मा ग्रहण करता रहता है। ये महासागरों से इनको जल मिलता रहता है, तो आर्द्रता ग्रहण करते रहते हैं। और जब तक आर्द्रता ये ग्रहण करता जाएगा, ये ऊपर की तरफ हल्की वायु को, आर्द्रता को लेकर ऊपर जाता रहेगा, और इसी ऊर्जा के दम पर ये आगे बढ़ता रहता है। और जैसे ही ये महाद्वीपों से टकराता है, जब महाद्वीपों पर आता है, तो वहाँ पर इसको जल मिलता नहीं है, तो आर्द्रता इसको मिलेगी नहीं, तो संघनन की गुप्त ऊष्मा मिलना बंद हो जाएगी। इसलिए ये जैसे ही महाद्वीपों से टकराता है, ये खत्म हो जाता है ना। तो ये हमने देख लिया।
फिर है जब ये चक्रवातों को और अधिक विध्वंसक बनाने वाली ऊर्जा संघनन प्रक्रिया द्वारा ऊंचे कपासी स्तरीय मेघों से प्राप्त होती है। जो कपासी स्तरीय मेघ बन जाते हैं ना, उन मेघों से इसको जो जो पूरी ऊर्जा प्राप्त होती है और तूफान के केंद्र को घेरे हुए वो रहते हैं। और समुद्र से लगातार आर्द्रता की आपूर्ति से तूफान जो है वो अधिक प्रबल होते रहते हैं और स्थल पर पहुंचकर आर्द्रता की आपूर्ति इनकी रुक जाती है। इसकी वजह से ये क्षीण होकर फिर समाप्त हो जाते हैं, एकदम टकराएंगे, फिर ये स्थल से होकर आगे नहीं बढ़ेंगे, है ना। टकराएंगे तो सही, क्योंकि जितनी उनके पास ऊर्जा है तब तक तो टकराएंगे, परंतु ये स्थल से होकर आगे नहीं बढ़ते, ठीक है। और वह स्थान जहां से उष्णकटिबंधीय चक्रवात तट को पार करके जमीन पर पहुंचते हैं उसे चक्रवात का लैंडफॉल कहते हैं, यानी साइक्लोन ने लैंडफॉल अब कर लिया है। और ये चक्रवात देखिए 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरते हैं और इनकी दिशा अनिश्चित होती है और ये अधिक विध्वंसक होते हैं। ये हमेशा 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास से गुजरते हैं, है ना। तो मैं बताया ना आपको कि देखिए भूमध्य रेखा जो क्षेत्र है अपना, भूमध्य रेखीय क्षेत्र, ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र का देखिए 5 से 10 डिग्री जो है उसके बीच में तो ये यहाँ पर डोलड्रम वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पर एकदम स्थायित्व बना रहता है, तो यहाँ पर तो ये बनेंगे नहीं, और ये बनेंगे ऊपर 30 डिग्री उत्तर से लेकर 30 डिग्री दक्षिण तक के बीच में बनते हैं। तो ये देखिए 20 डिग्री से उत्तर से 30 डिग्री के बीच में ये इनका निर्माण होता है। थोड़ा बहुत देखिए अब जलवायु परिवर्तन की वजह से ऊपर नीचे भी हो जाता है इनका, ठीक है, ये हमने देख लिया। और एक विकसित उष्णकटिबंधीय चक्रवात की विशेषता इसके केंद्र के चारों ओर प्रबल सर्पिल पवनों का परिसंचरण है। इस प्रकार से देखिए ये पवनें इस प्रकार से संचरण करती हुई ऊपर बढ़ती है ना, और जिसकी परिसंचरण करती हुई ऊपर बढ़ती है जिसे इसकी आंख कहा जाता है। और इस परिसंचरण प्रणाली का व्यास 150 से लेकर 250 किलोमीटर तक हो जाता है। और बीच में जो इसकी आंख दिख रही है ना, इस आंख में क्या होती है कि ठंडी हवा नीचे उतरती है ना, इसमें वायु जो है वो नीचे की तरफ उतरती है और यहाँ से सर्पिल करती हुई वैसे वायु ऊपर चढ़ती है। और वायु ऊपर जाके देखिए यहाँ पर देखिए ये हो रहा है ना अपसरण, ये वायु इधर से इधर जा रही है, इधर से इधर जा रही है, तो ये होता है अपसरण, है ना। और यहाँ जो है यहाँ होता है अभिसरण, आके पौने यहाँ पर मिलती जाती है ना। और ये घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में तो चलता है, इसकी दिशा होती है जो इसकी गति अगर देखा जाए हम उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की, तो उत्तरी गोलार्ध में तो घड़ी की सुई के विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की अनुकूल इसकी दिशा होती है ना। इसकी जो गति होती है वो इस प्रकार से। फिर इसका जो आंख वाला क्षेत्र है ना, ये मान लीजिए ये है, इस प्रकार से पौने जो है इस प्रकार से ऊपर चढ़ती है सर्पिल करती हुई, है ना, और यहाँ से अपसरण हो जाता है। ये जो वाला क्षेत्र है ना, आंख वाला क्षेत्र, जैसे 150 से 250 आप बता सकते हो किलोमीटर तक जो है ना इसका व्यास हो सकता है। समझ रहे बात आप, इस आंख का 150 से 250, यहाँ से समझिए आप, इस आंख का 150 से 250 किलोमीटर तक इसका व्यास हो सकता है ये जो आंख है। तो इसलिए क्या होता है, जब ये साइक्लोन के आगे वाला क्षेत्र गुजर जाता है और फिर लोगों को लगता है यार शांति आ गई अब तो कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ से पवनों का अवतलन हो रहा है, नीचे की ओर आ रही है पवने, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर एकदम स्टेबिलिटी होगी, है ना, स्थायित्व होगा, इसलिए लोगों को लगेगा वो चक्रवात तो चला गया है। परंतु ये पीछे से वापस जो ये चक्रवात आ रहा है ना, इसकी वजह से फिर ज़्यादा जनहानि होती है। तो ये हमने देख लिया है यहाँ पर। और इसी आँख के चारों ओर देखिए वर्ताकार रूप से ऐसे प्रबल सर्पण करती हुई ये पवने जो है ऊपर की ओर चढ़ती है ना, जिनकी गति अगर देखा जाए ना इनकी पवनों की, तो वो 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी ज़्यादा हो जाती है। और इन चक्रवातों से बहुत ज़्यादा मूसलाधार वर्षा होती है। आपने तो न्यूज़ में भी सुना होगा कि जो चक्रवात आते हैं कितनी भयंकर वर्षा होती है तमिलनाडु के तट पर, उड़ीसा के तट पर, है ना। फिर चक्रवाती आँख से रेनबैंड विकृत होते हैं। रेनबैंड और कपासी वर्षा बादलों की पंक्तियाँ बाहरी क्षेत्र की ओर विस्थापित हो सकती है और इनका व्यास बंगाल की खाड़ी और अरब सागर व हिंद महासागर में 600 से 12 किलोमीटर तक इनके बीच हो सकता है। इनका इतने दूर तक इनका क्षेत्र जो है हो सकता है, प्रभाव इनका आ सकता है, ठीक है। और ये देखिए एक दिन में 300 से लेकर 500 किलोमीटर तक आगे बढ़ जाते हैं ये चक्रवात जो होते हैं ना, 300 से लेकर 500 किलोमीटर तक आगे बढ़ जाते हैं और तटीय निम्न इलाकों को ये जल प्लावित कर देते हैं और तूफान स्थल पर धीरे धीरे फिर क्षीण होकर खत्म हो जाते हैं, है ना। मैंने बताया क्योंकि इनको ऊर्जा कहाँ से मिलती है, आर्द्रता से जो संघनन की गुप्त ऊष्मा मिलती है उससे इनको ऊर्जा मिलती है और स्थल पर वो ऊर्जा इनको मिलना बंद हो जाती है, इसलिए ये लैंडफॉल जब इनका होता है तो ये समाप्त हो जाते हैं वहीं पर, ठीक है। चलिए
ये एक बार इनका चित्र देख लीजिए आप और बढ़िया से यहाँ पर, है ना। ये देखिए ये जो बने हुए हैं ये कपासी वर्षी मेघ है, क्योंकि यहाँ से जो ऊपर जा रही है पवने यहाँ पर सर्पिल करती हुई, देखिए ये सर्पिल करती हुई यहाँ पर ऊपर जा रही है पवने, तो इनकी वजह से आर्द्रता समुद्रों से हासिल करते जाते हैं, महासागरों से, और यहाँ पर फिर कपासी वर्षी मेघ मिलते हैं बनते हैं, और यहाँ पर देखिए बारिश होती रहती है इनके आगे पीछे पीछे, है ना। ये आँख वाला क्षेत्र है, यहाँ से पवने नीचे की ओर उतरती है और ये एकदम शांत क्षेत्र होता है। समझ गए आप बात, यही है। इस प्रकार से चलते हैं आगे। अब देखिए उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बारे में, हाल फिलहाल में जो भी उष्णकटिबंधीय चक्रवात आए हैं ना, उनके बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। थोड़ा सा पानी पी लूं एक बार में। क्योंकि ऐसा पूछा जा सकता है कि हाल फिलहाल में कौन कौन से जो है वो चक्रवात आए, मेंस में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि मेंस में एक बार ये पूछ लिया था कि हाल ही में जो है नियर फ्यूचर या जो जो अपना नियर पास्ट जो रहा है हाल ही में, कौन कौन से जो है ज्वालामुखी जो है वो उनका प्रस्फुटन हुआ है। तो वैसा जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो चक्रवातों से संबंधित भी पूछा जा सकता है, तो उनके बारे में हम जानकारी हासिल कर लेते हैं। ठीक है, मोचा नाम का एक जो है साइक्लोन अभी आया था, और इसका नाम देखिए किसने दिया था, इसका नाम दिया था यमन ने। मोचा या मोखा कुछ भी आप कह लो, MOCHA, ये याद रखना आप तो। और इस चक्रवात का नामकरण किसने किया था, इस चक्रवात का नामकरण किया था यमन ने, और यमन ने किया था क्योंकि लाल सागर में एक बंदरगाह है मोका नाम का। ठीक है, ये यमन का ही है, और ये किस लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर ये कॉफ़ी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ये मोका बंदरगाह, ये भी याद रखना। तो यूपीएससी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकती है कि मोका बंदरगाह किसके लिए प्रसिद्ध है और मोका बंदरगाह कहाँ है, क्योंकि नाम जब मोका या मोचा जो है दिया गया है इसी के द्वारा, और ये न्यूज़ में रहा है। और ये जो शहर है ना मोका, ये लोकप्रिय रूप से इसकी जो कॉफ़ी है ना कैफे मोका या मोचा, उसके लिए भी प्रसिद्ध ये है। अब इसकी उत्पत्ति मोचा की कहाँ हुई थी, तो ये इसकी उत्पत्ति हुई थी बंगाल की खाड़ी में, है ना। इसकी तीव्रता कितनी थी इसके जान के की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, 277 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार इसकी रही थी। और अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में अगर 1982 के बाद में देखें तो ये सबसे तेज चक्रवात इसे माना गया है। चक्रवात फैनी आया था थोड़े दिनों पहले, तो चक्रवात फानी के साथ इसे देखिए 1982 के बाद में सबसे तेज इसको माना जाता है चक्रवात मोका को। और 2020 में देखें यहाँ पर अम्फन नाम का एक चक्रवात भी आया था, 2021 में ताउते नाम का चक्रवात आया था, फिर गोनू चक्रवात आया था 2007 में। इस प्रकार से इनका नाम आप याद रखना कि ताउते चक्रवात आया था हाल फिलहाल में, अम्फन एग्जाम्पल भी कहीं देने हो तो ताउते अम्फन चक्रवात हो गया, मोका अभी हमने देख ही लिया है ना, फानी चक्रवात हमने देख लिया है। ठीक है, ये देखिए ये है यमन, ये पूरा देश, और यहाँ पर देखिए मोचा बंदरगाह, तो ये मोचा मोका ये यमन बंदरगाह लाल सागर में, ये लाल सागर है, ये अदन की खाड़ी है ना। अब जब यहाँ तक पहुँच गए हैं तो एक बार मिडिल ईस्ट का मैपिंग भी थोड़ा सा हम कर लेते हैं। देखिए ये है यहाँ पर फारस की खाड़ी, ये फारस की खाड़ी है, ये है ना, और ये लाल सागर है, ये अदन की खाड़ी है यहाँ पर, ये ओमान नाम का देश है, ये यमन है, और यमन में यहाँ पर था मोचा बंदरगाह, ये सऊदी अरबिया है, यहाँ पर बहुत बड़ा सा देश, यहाँ पर एक छोटा सा देश है UAE। ठीक है, यहाँ पर कतर है, और यहाँ पर एक छोटा सा देश है बहरीन, यहाँ पर कुवैत है, यहाँ पर इराक है, ये सीरिया है, ये यहाँ पर देश है, यहाँ पर जॉर्डन, ये यहाँ पर इजराइल है ये, और यहाँ पर गाजा पट्टी है जहाँ पर युद्ध अभी चल रहा है ना। लेबनान यहाँ पर है भूमध्य रेखा से लगता हुआ, जॉर्डन भूमध्य सागर से नहीं लगता भूमध्य रेखा, सॉरी माफ़ कीजिएगा, और ये इजराइल है यहाँ पर, ये यहाँ पर है इजराइल, तो ये इजिप्ट है ना, और ये सूडान है, सूडान की राजधानी है खार्तूम। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये है एरिट्रिया, माफ़ कीजिएगा, ये एरिट्रिया है, ये इथियोपिया है, ये सोमालिया है, यहाँ पर एक छोटा सा देश आपको देश दिख रहा है, वो देश है जिबूती, है ना। और ये चारों देशों को इरिट्रिया, इथियोपिया, जिबूती और सोमालिया, इनको मिलाकर कहा जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ठीक है ना। इस जिबूती में तो चाइना का एक सैनिक बेस भी बना हुआ है। ठीक है ना, ये पाकिस्तान है, ये अपना पहला देश, यहाँ पर हिंदुस्तान है ये। चलिए तो आगे अब चल लेते हैं। अब देखिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात है ना, इनका नामकरण किस प्रकार से होता है। आपने सुना होगा कि इनका नाम मोका रखा गया है, कभी इनका नाम गज रखा गया है, कुछ अम्फन रखा गया है, तो वो रखता कौन है, इसकी क्या इसका सिस्टम है। तो विश्व भर में हर महासागर बेसिन में जो भी चक्रवात आते हैं उसमें ये जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है उसका चेतावनी केंद्र है, ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर एक है, और जो क्षेत्रीय विशेष मौसम विज्ञान केंद्र यानी रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स होते हैं, वो ये नामित करते हैं इसको कि कौन नाम रखेगा।
और भारत मौसम विज्ञान विभाग जो है वो 5 TCWC सहित दुनिया में 6 क्षेत्रीय विशेष मौसम विज्ञान केंद्रों में से एक माना जाता है। यानी भारत का जो मौसम विभाग है ना, उस मौसम विभाग को ही यहाँ पर ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर के रूप में मान्यता दी गई है। वो आसपास में हिंद महासागर में आने वाले जो चक्रवात होती है उनकी ये चेतावनी कौन जारी करता है, तो वो अपना मौसम विभाग ही करता है। और विश्व में देखिए अब तक 6 RSMC है। RSMC मतलब रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर अब तक विश्व में 6 है, और जिनमें भारत का जो मौसम विभाग है ना वो भी 1 है, और 5 TCWC शामिल है, मतलब ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर्स भी इसमें शामिल है। हुआ क्या, देखिए वर्ष 2000 ईस्वी में सारे देश यहाँ पर संगठित होते हैं। हिंद महासागर क्षेत्र के 8 देश होते हैं, बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड। ये देश एक जगह मिलते हैं और इन्होंने तय किया कि ये जो चक्रवात आते हैं इनका नाम हम कुछ रखते हैं, क्योंकि कौन सा चक्रवात आया, किस चक्रवात में कितनी हानि हुई, अगर हम कोई नाम नहीं रखेंगे तो पता कैसे लगेगा, है ना। तो ये इन्होंने फिर क्या किया कि ये इन्होंने सोचा कि हम जो है एक नाम इनका रखते हैं, कुछ ये तय इन्होंने कर लिया। और जैसे ये चक्रवात इन 8 देशों के किसी भी हिस्से में पहुंचते हैं ना, तो सूची में से जो भी नाम होता है वो अगला नाम रख दिया जाता है इनका। ये लोग जो है ना, अब इसमें 13 सदस्य हैं, तो 13 सदस्य, हर एक सदस्य 13 नाम देता है। इस प्रकार से फिर उनका नंबर आता रहता है, वो जो नाम सुझाते हैं ये लोग, है ना। और ये सूची जो है वो प्रत्येक राष्ट्र द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत करके WMO ESCAP में दी जाती है ना। और पेनेलोल ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है उसके द्वारा तैयार की जाती है। WMO मतलब वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, और WMO का विस्तार करते हुए 2018 में 5 और देशों को शामिल कर लिया गया, इसलिए 8 और 5 हो गए 13 देश अब तक इसमें हो गए। तो आपको याद रख लेना, इसमें 13 देश हैं और WMO इसमें सम्मिलित है, उसकी सहायता से किया जाता है। और जो रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स हैं उनके द्वारा, और ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर्स हैं, ये सब मिलके इनका नाम निर्धारण करते हैं, जो भी चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं उनका नाम, ठीक है, हिंद महासागरीय क्षेत्र में। अब हमने देख लिया उष्णकटिबंधीय चक्रवात, अब हम देख लेते हैं बहिर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बारे में। उष्णकटिबंधीय चक्रवात मतलब जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आते हैं, और बहिर उष्णकटिबंधीय चक्रवात मतलब जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से बाहर आते हैं उनको बहिर उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। तो अब भी हमने देखे जो वाताग्र के बारे में हमने डिस्कस किया था ना, हाँ, तो वो जो वाताग्र को बनना है ना, वो वाताग्र वाला ही जो क्षेत्र है वहीं उसे ही कहा जाता है बहिर उष्णकटिबंधीय चक्रवात। जब बनते कौन से क्षेत्र में, तो देख ले, यहाँ पर आ जाइए, ये इक्वेटर है और यहाँ से लेकर 30 डिग्री के बीच में तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं। और इन उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बाद में आप देख लीजिए कि आप कहेंगे कि 30 से लेकर 65 डिग्री के बीच में ये चक्रवात आते हैं, है ना, क्योंकि ये वाला तो क्षेत्र था, पछुआ पवनें यहाँ पर चलती है, तो ये वही वाला क्षेत्र जहाँ पर पछुआ पवनें चलती हैं, और जहाँ ट्रेड विंड्स चलती थी उस वाले क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं, है ना। अब जान लेते हैं इनके बारे में। ये चक्रवात वायु प्रणालियाँ हैं जो उष्णकटिबंधीय से दूर मध्य व उच्च अक्षांशों में विकसित होते हैं। मध्य अक्षांशों में यानी कि 45, 65, 60 के आसपास और उसके आसपास में ये विकसित होते हैं, है ना। उन्हें बहिर उष्णकटिबंधीय या शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात भी कहते हैं। आपको बहिर उष्णकटिबंधीय चक्रवात कह दे यानी कि एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, या शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात कह दे तो भी एक ही बात है ना। और ये जिस भी क्षेत्र से गुजरेंगे वहाँ पर देख मौसम संबंधी जो भी घटनाएं होंगी उनमें तो अचानक से परिवर्तन आते ही हैं। वो तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात गुजरेंगे वहाँ से भी आते हैं, है ना। बहिर उष्णकटिबंधीय चक्रवात में देखिए क्या होता है, इनकी एक विशेषता होती है कि वाताग्र के साथ साथ बनते हैं। जो वाताग्र मैंने अभी आपको बताए थे, शीत और उष्ण वाताग्र, उन्हीं वाताग्रों के साथ साथ ये बनते हैं, है ना, ठीक है। आरंभ में पहले वाताग्र अचर होता है, यानी कोई वायुराशि किसी के ऊपर नहीं चढ़ रही होती है। फिर उत्तरी गोलार्ध में वाताग्र के दक्षिण में कोष्ण व उत्तर दिशा से ठंडी हवा प्रवाहित होती है। तो होता क्या है, फिर ये वाताग्र में उत्तर से ठंडी हवा आ रही होती है, क्योंकि उच्च अक्षांश वाली बात है, तो जो पोल की साइड से जो ठंडी हवा आएगी और नीचे से जो हवा जाएगी वो जाएगी उष्ण हवा जाएगी, है ना। इसी की वजह से फिर देखिए ये बनना शुरू होते हैं। और उत्तर दिशा में अगर उत्तरी गोलार्ध में देखा जाए तो इनकी दिशा देखिए घड़ी की सुइयों के विपरीत होती है, और अगर हम यहाँ पर देखें दक्षिण गोलार्ध में तो दक्षिण गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुकूल इनकी दशा होती है, ठीक है ना। फिर इनमें होता क्या है, इनकी विशेषता एक तो यह है कि जो चक्रवात बनते हैं ये वाताग्र के साथ बनते हैं, इनमें वाताग्र प्रणालियाँ पाई जाती है, ये याद रखना। स्पष्ट वाताग्र प्रणालियाँ इनमें पाई जाती है अगर कंपैरिजन करने के लिए आ जाए, और उनमें वाताग्र प्रणालियाँ नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। फिर अगर देखें
तो ये जो बहिरुष्ण कटिबंधीय है ना, ये चलते किधर हैं, ये चलते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर इनकी गति होती है, क्योंकि पछुआ पवनों के प्रभाव में रहते हैं। और उष्ण कटिबंधीय किधर से चलते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हैं, है ना। ये उच्च अक्षांशों में बनते हैं और ये कहाँ पर बनेंगे, ये उष्ण कटिबंधीय अक्षांशों में ये बनते हैं, है ना। ठीक है, ये देख लिया हमने। फिर ऊपर जाके कपासी वर्षी मेघ बनेंगे। जो वातागर के बारे में बताया था ना, वो वातागर वाला सिस्टम जो है वही है बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ठीक है, देखिए ये यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, तो ये वाला जो क्षेत्र है ना, यहाँ बनते हैं बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात। अब देखिए ये चक्रवात उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से कई मामलों में भिन्न है। कैसा, एक तो इनमें स्पष्ट वातागर प्रणालियाँ पाई जाती है जो कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में नहीं पाई जाती है। और ये वाले जो है ये ज़्यादा क्षेत्र पर फैले होते हैं और उनकी उत्पत्ति जल और स्थल दोनों पर होती है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति कहाँ होती है, सिर्फ और सिर्फ जल में होती है। मगर बहिरुष्ण कटिबंधीय के चक्रवात जो है उनकी उत्पत्ति तो स्थल में भी हो सकती है, जल में भी हो सकती है ना। और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात केवल समुद्र में बनते हैं, हमने देख लिया। फिर बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की अपेक्षा ज़्यादा क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कम क्षेत्र को करते हैं, ये ज़्यादा क्षेत्र को करते हैं। और ये विनाशकारी उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो है ना, उनमें पवनों का वेग ज़्यादा होता है, परंतु इनमें बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में पवनों का वेग ज़्यादा नहीं होता है। और ये पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं बहिरुष्ण कटिबंधीय, जबकि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर हमें कंपेरिजन करवाना हो तो हम क्या कर लेंगे। पहला कंपेरिजन तो ये हो गया, हमने देख लिया उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात। बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात तो ये ज्यादा क्षेत्र को प्रभावित करेंगे, ये कम क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। ठीक है, ये क्या करेंगे, ये मध्य और उच्च अक्षांशों में बनते हैं। और ये क्या बनेंगे, ये क्या बनते हैं, ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में बनते हैं 20 डिग्री के आसपास, है ना। फिर इनमें पवनों की गति जो होती है वो तीव्र होती है, पवन गति होती है वो तीव्र होती है। और इनमें पवनों की गति है ना, इनकी मात्रा में थोड़ा धीरे होती है ना। पवन गति इनमें धीमी होती है। फिर आ जाए इनमें देखिए जो बहिरुष्ण कटिबंधीय है, इनमें वातागर प्रणालियाँ पाई जाती है स्पष्ट, और इनमें ऐसे कोई वातागर प्रणालियाँ नहीं पाई जाती है ना। फिर बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो है ये महासागर प्लस महाद्वीप कहीं पे भी इनकी उत्पत्ति हो सकती है, पर इनकी उत्पत्ति होगी कहाँ पर, सिर्फ महासागरों में होगी, है ना। फिर देख लिया ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात देख लिए, ये जो है ना पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं, चलते हैं। और ये बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात ये चलते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर, क्योंकि पछुआ पवनों के प्रभाव में चलते हैं। तो ये हमने देख लिया उष्ण कटिबंधीय और बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के बीच में अंतर। इससे ज़्यादा कोई आपको पूछेगा नहीं, इससे ज़्यादा आपको कुछ याद रखने वाली बात भी नहीं है। अब यहाँ पर आ जाते हैं थंडर स्टॉर्म और टॉर्नेडोज। तो थंडर स्टॉर्म क्या होती है, ऐसे बिजली कड़कती हुई आपने देखी है ना, वही होती है थंडर स्टॉर्म, है ना। और टॉर्नेडो क्या होता है वो भी अभी आपको बताएंगे। तो जो भी आपने विध्वंसक स्थानीय तूफान का नाम दे दिया जाता है उसको तड़ी झंझा या टोर्नेडो कहा जाता है। ये थोड़े से समय के लिए ही बनते हैं और ये बहुत ही कम जगह पर बनते हैं, है ना। ज़्यादा जगह पर ये बनते नहीं है, थोड़े छोटे क्षेत्र पर ये बनते हैं, परंतु ये आक्रामक बहुत होते हैं, है ना। तड़ी झंझा क्या होती है कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाए और फिर ये हवा गर्मी की वजह से हल्की होकर ऊपर उठेगी और प्रबल रूप से ऊपर उठने की वजह से यहाँ पर देखिए इसका तड़ी झंझा का निर्माण होता है। जब तड़ी झंझा एक पूर्ण रूप से विकसित कपासी वर्षी मेघ बन जाती है ऊपर जाकर, और फिर खूब वहाँ पर गर्जना के साथ बिजली चमकती है। और ये बादल अगर बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर चले जाते हैं और उनका तापमान अगर एकदम कम हो जाता है, उसकी वजह से क्या होगा, जब तापमान कम हो जाएगा तो वहाँ पर ओले भी बनते हैं, तो ओले भी फिर इनकी वजह से गिरते हैं, ओलावृष्टि होती है। और आर्द्रता अगर इनमें कम है, देखिए आर्द्रता इनमें खूब है तो खूब बारिश होगी इनकी वजह से, जो तड़ी झंझा है उनसे। और आर्द्रता अगर इनमें कम है तो फिर क्या होगा, आंधियाँ चलाएंगे। भाई हवा तो चल रही है खूब तेज, तो आर्द्रता मिल गई तो बारिश करा देंगे, आर्द्रता नहीं मिली तो आंधियाँ चलाएंगे, धूल भरी आंधियाँ, है ना।
और तड़ित झंझा की विशेषता क्या है कि उष्ण वायु का प्रबल ऊर्ध्व प्रवाह होता है, यानी जो भी गर्म वायु है वो एकदम ऊपर की ओर उठती है इसमें, उसकी वजह से फिर बादलों का निर्माण होता है और बादलों के निर्माण की वजह से वही देखिए फिर बारिश होती है वहाँ पर, है ना। वर्षण रूप होता है, किसी भी रूप में अगर वो ज़्यादा ऊपर तक चले जाए बादल तो ठंडे हो जाएंगे, इसलिए ओलावृष्टि होगी, और अगर नीचे ही रहते थोड़े तो वहाँ पर वर्षा का होगी, है ना। बाद में नीचे की तरफ जो वात प्रवाह यानी जो हवा का प्रवाह है वो पृथ्वी पर ठंडी वायु और वर्षा लेके आते हैं इसकी वजह से, है ना। और भयानक तड़ित झंझा से कभी कभी वायु आक्रामक रूप से हाथी की सूंड की तरह सर्पिल अवरोहण करती है और इसके केंद्र पर अत्यंत कम वायुदाब होता है और ये व्यापक रूप से भयंकर विनाशकारी हो जाते हैं, है ना। तो ये जो तड़ित झंझा है ये कभी कभी क्या होते हैं, इनमें जो आक्रामक वायु होती है तो देखिए निम्न दाब के केंद्र की तरफ और ये बनेगी, समझ रहे बात आप। और अब अगर इनमें अगर कभी कभी वायु आक्रामक रूप से जो है हाथी की सूंड की जैसे देखिए इस प्रकार समझ रहे आप, ये दिख रहा है देखो हाथी की सूंड, है ना। तो हाथी की सूंड की जैसे देखिए ये सर्पिल अवरोहण करती हुई ऊपर की ओर तरफ चढ़ती है और जब ये व्यापक रूप से ये भयंकर विनाशकारी हो जाती है तो इसको क्या कह देते हैं, टोर्नेडो को। यानी तो सामान्य रूप से तड़ित झंझा तो क्या करती है, आंधियाँ लाएगी, अगर आर्द्रता नहीं है, आर्द्रता है तो बारिश कराएगी और बिजली खूब चमकेगी इनमें। और अगर वहाँ पर देखें भयंकर रूप से ये अगर अपना रूप धारण कर ले तो ये इसको कहा जाएगा टोर्नेडो, जिसमें हाथी के सूंड के तरीके से सर्पिल करते हुए पवने जो है वो ऊपर चढ़ती हैं, है ना। टोर्नेडो देखिए सामान्य रूप से कहाँ बनते हैं, तो टोर्नेडो बनेंगे मध्य अक्षांशों में, है ना। अपने यहाँ ये टोर्नेडो नहीं बनते हैं। ऐसा हॉलीवुड की मूवीज़ में अगर आपने देखा होगा, मूवीज़ में कोई डरावना सीन आता है तो इस प्रकार से आपको जरूर दिखाया जाता है, तो वो टोर्नेडो ही होता है। तो वहाँ मध्य अक्षांशों में टोर्नेडो बनता है, अपने यहाँ टोर्नेडो नहीं बनता है। और अगर ये टोर्नेडो अगर जो है वो समुद्र पर ऐसा दिखता है ना तो उसे कहा जाता है वाटर स्पाउट, है ना। क्योंकि समुद्र में जा रहा है तो ये पानी को ऐसे आर्द्रता को ऊपर की तरफ लेके जाता है, इससे क्या होता है, इसे कह जाता है वाटर स्पाउट। ऐसा लगता है कि पानी सोख रहा है ये ऊपर की तरफ, है ना। पुराने ज़माने में तो इसको डिमोनाइज भी कर दिया जाता था, देखिए कि ये भूत है, ये शैतान है, ये पानी यहाँ से पी रहा है, अब जाके ये उड़े लेगा कहीं भी पानी, और शैतान का यहाँ पर वो माहौल बन गया है, भगवान का नहीं है, भगवान की पूजा करो, और ये वो भी हो जाता था, है ना। तो वही हमने देख लिया, पर फिर धीरे धीरे जो है आराम से स्थिति है वो सामान्य होती जाती है। तो ये हमने तड़ित झंझा और टोर्नेडो देख लिया। टोर्नेडो तड़ित झंझा का एक रूप है जब ये भयंकर रूप से हवा जो है वायु ऊपर की ओर सर्पिल करते हुए ऊपर की तरफ जाने लगती है, इस प्रकार से। हाँ, आगे अब आ जाते हैं पृथ्वी चक्रवात। अब तक हमने चक्रवात देख लिया, अब देख लेते हैं पृथ्वी चक्रवात। तो चक्रवात में क्या होता था, ये जो मध्य वाला क्षेत्र होता था यहाँ पर होता था न्यून दाब, है ना। लो प्रेशर यहाँ पर होता था। इस लो प्रेशर के ऊपर देखिए पवने जो है इस प्रकार से पवने जो है यहाँ पर सर्पिल करने लगती थी। और ये सर्पिल यहाँ पर ऐसे क्यों करती थी, क्योंकि कोरियलिस बल की वजह से, है ना। इस न्यून दाब की तरफ आने लगती है पवने, मान लो यहाँ से आ रही है न्यून दाब की तरफ, यहाँ हाई प्रेशर है, लो प्रेशर है यहाँ पर, तो यहाँ पर सीधे तो आएगी नहीं, कोरियलिस बल की वजह से ही मुड़ जाती है और उसकी वजह से ये सर्पिल करती करती यहाँ तक नहीं पहुँचकर इसके आसपास सर्पिल करती करती ऊपर उठती है। ये तो हो गया चक्रवात। अब पृथ्वी चक्रवात तो नाम में ही पृथ्वी लगा है तो उसका उल्टा ही होगा। तो पृथ्वी चक्रवात में क्या होता है, इसमें बीच में केंद्र में उच्च दाब होता है, ना कि निम्न दाब। अब पवने क्या करती है इसमें, इसकी तरफ, इससे की तरफ नहीं बढ़ेगी पवने, इसमें क्या होता है, पवने इससे दूर हटती है। समझ रहे हैं आप बात, पवने इसमें दूर हटती है केंद्र से, इस प्रकार से। तो जो जो चक्रवात में होता था उसका सब उल्टा होगा पृथ्वी चक्रवात में। तो केंद्र में इसमें होगा उच्च दाब और पवने जो है वो केंद्र की तरफ ना बढ़कर पवने केंद्र से दूर इसमें हटेंगी। और चक्रवात में क्या होता था, यहाँ पर उच्च दाब निम्न दाब होने की वजह से पवने जो है सर्पिलाकार रूप से ऊपर की ओर उठती थी और वहाँ पर बादल बनते थे और बारिश होती थी। मगर यहाँ पर हाई प्रेशर है तो बादल बनना तो दूर की बात, क्योंकि हवाएं यहाँ गर्म होगी तभी तो ऊपर उठेंगी। अब यहाँ पर ऊपर उठ नहीं रही है, इसलिए कोई बादल नहीं बनेंगे, कोई बारिश नहीं होगी, यहाँ पर स्थायित्व रहेगा, है ना। यानी कि स्टेबिलिटी की कंडीशन यहाँ पर रहेगी। जहाँ भी पृथ्वी चक्रवातों का निर्माण होगा वहाँ पर होगी स्टेबिलिटी की कंडीशन। यहाँ पर देखिए यही लिखा हुआ है, ऐसा प्रक्रम जिसके केंद्र में वायुदाब तो उच्च होता है और बाहर की ओर क्रमशः घटता जाता है। इसमें हवाएं केंद्र से परिधि की ओर चलती है ना। जैसे कि ये केंद्र है तो पवनें क्या करेंगी, केंद्र से परिधि की ओर चलती है इस प्रकार से, ना कि इस प्रकार से चलती है ना। परिधि से केंद्र की ओर नहीं चलती है, केंद्र से परिधि की ओर चलती है, ठीक है।
और उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्रों में ये अधिक उत्पन्न होते हैं। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र ऑलरेडी मैंने आपको बता रखे हैं, आपके जैसे ही बोलूं दिमाग में आ जाने चाहिए, है ना। और पृथ्वी चक्रवात में मौसम जो है वो हमेशा साफ होता है और हवाएं इनमें धीरे धीरे मंद गति से चलती है। और पृथ्वी चक्रवातों की विशेषता आगे हम देख लेंगे, इनमें देखिए कोई बारिश नहीं होती है। ये देख लीजिए यहाँ पर पृथ्वी चक्रवात, ये केंद्र में उच्च दाब है, देखिए 1024 यहाँ पर है, ये है ना। दाब को शायद पास्कल में नापा जाता है। उसके बाद फिर देखिए 1020, फिर 1016, 1014। तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा पवनें जो है वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलेंगी। तो यहाँ उच्च दाब है तो पवनें तो निम्न दाब की ओर ही चलेंगी ना। एक और इनके बारे में याद रखने वाली बात कि उत्तरी गोलार्ध में ये घड़ी की सुई की दिशा में और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की विपरीत ये इनकी गति करती है इसमें पवनें। समझ रहे हैं ना बात। ये उत्तरी गोलार्ध का है तो देखिए पवनें ऐसे तो घड़ी की सुई ऐसे तो चलती है ना। तो इस प्रकार से ये आप तो सिर्फ चक्रवात का याद रख लेना, पृथ्वी चक्रवात उसका पूरा का पूरा उल्टा है। चक्रवात में क्या होता था, देखिए यहाँ से लो प्रेशर होता था, पवनें ऊपर उठती थी, बादल बनते थे, वर्षा होती थी। अब यहाँ पर क्या होगा, पवनें तो यहाँ पर तो पवनें नीचे उतर रही है। समझ रहे हैं आप बात। हाई प्रेशर का यहाँ पर क्षेत्र बना हुआ है। और यह कहाँ बनता है, हमने देखा था ना, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तर में, 30 डिग्री से 35 डिग्री दक्षिण में, है ना, वो वाला क्षेत्र है, वहाँ पर बनते हैं पृथ्वी चक्रवात। सेम चीज़ें वही जो मैंने आपको बताया यहाँ पर, वही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। वर्षा की संभावना यहाँ पर बहुत ही कम रहती है। और इससे पहले कि आज का लेक्चर हम समाप्त करें, ये कुछ अपने 17 SDG गोल्स हैं, इनके बारे में एक बार आप जान लीजिए। आप कहोगे सर बीच में SDG गोल कहाँ से आ गए। बस मैं बना रहा था PPT, मेरे दिमाग में आया, लग रहा था, मैं पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते मेरे दिमाग में आया कि SDG गोल जो है वो, तो SDG गोल वैसे तो याद आपको करने ही है। तो 17 SDG गोल है, 169 जो है वो लक्ष्य रखे गए, है ना, वो इसमें टारगेट्स हैं, याद रह जाएगा। अब देखिए, पहला है नो पॉवर्टी, दूसरा है जीरो हंगर, तीसरा है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, चौथा है क्वालिटी एजुकेशन, पांचवा है जेंडर इक्वलिटी, छठवां है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सातवां है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, आठवां है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, नौवां है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, 10वां है रिड्यूस इनइक्वलिटीज़, 11वां है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, 12वां है रिस्पॉन्सिव कंजम्पशन। रिस्पॉन्सिव कंजम्पशन करना चाहिए आदमी को, है ना। ऐसा नहीं कि आपके पास 10 जोड़ी कपड़े रखे हैं तो 20 जोड़ी और खरीद लो, ऐसा ये रिस्पॉन्सिव कंजम्पशन इसे नहीं कहा जा सकता, ठीक। 13वां है क्लाइमेट एक्शन, 14 है लाइफ बिलो वाटर, 15वां है लाइफ ऑन लैंड, और 16वां है पीस एंड जस्टिस। स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन की बात देखिए 16वां में की गई है कि जो भी इंस्टीट्यूशन है वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, किसी व्यक्ति का शासन नहीं होना चाहिए बल्कि इंस्टीट्यूशंस का शासन होना चाहिए। और आज तो देखिए आप समझ रहे हैं भारत में कैसी सिचुएशन चल रही है, आप जाने, आप अच्छे तरीके से जानते ही हैं, मैं तो कुछ कहूँगा नहीं। और 17वां है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, यानी गोल को पूरा करने में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों को एक दूसरे से सहभागिता निभानी चाहिए। तो गरीबी खत्म करो तो भूख खत्म होएगी, भूख खत्म करोगे तो स्वास्थ्य अच्छा होगा, स्वास्थ्य जब अच्छा होगा तो अब आदमी क्या कहेगा, मैं पढ़ने जाऊंगा। अब पढ़ने गया आदमी तो लड़कियां भी जाएंगी, लड़के भी जाएंगे, तो जेंडर इक्वलिटी आएगी। और जेंडर इक्वलिटी जब आ गई तो अब जब पढ़ा लिखा आदमी क्या करेगा, साफ पानी पिएगा, और साफ पानी पिएगा तो स्वच्छ भी रहेगा, है ना। और स्वच्छ रहेगा और साफ पानी पिएगा, पढ़ा लिखा आदमी है तो वो क्या करेगा, फिर क्लीन एनर्जी को प्राथमिकता देगा। वो थोड़ी पढ़ा लिखा आदमी कंडे वगैरह जला के धुआं करके खाना वाना बनाएगा, है ना। तो पढ़ा लिखा आदमी है, खाना उसने बना लिया, अब कहाँ पर जाएगा, काम चाहिए उसको, तो डिसेंट वर्क उसको मिलेगा। डिसेंट वर्क जब मिलेगा तो डिसेंट वर्क की वजह से तो इंडस्ट्री वगैरह लगेगी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होगा। और ये सब अगर होगा, आदमी काम करने जा रहा है, पढ़ रहा लिख रहा है, तो इनइक्वलिटीज़ तो अपने आप कम हो जाएगी, ठीक है। और इनइक्वलिटीज़ अगर कम हो गई, सब लोग पढ़ ले लिख गए, है ना, सब कुछ यहाँ पर डिसेंट वर्क मिल रहा है लोगों को, इंफ्रास्ट्रक्चर भी सही निर्माण होता, तो जो सिटीज़ बनेगी वो कैसी होगी, सस्टेनेबल सिटीज़ होगी, क्योंकि सबको काम मिल रहा है। कुछ लोगों को काम नहीं मिलेगा तो वो क्या करेंगे, क्राइम की ओर जाएंगे। फिर अब देखिए, सब पढ़े लिखे हैं, सबको काम मिल रहा है, सिटी सस्टेनेबल बन गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया बन गया, पार्क वार्क सब, तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिव कंजम्पशन सब लोग करेंगे, है ना। याद करने का तरीका आपको बता रहा हूँ, रिस्पॉन्सिव कंजम्पशन सब करेंगे, है ना। फिर रिस्पॉन्सिव कंजम्पशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, क्लाइमेट एक्शन करना पड़ेगा कि भाई क्लाइमेट जो भी परिवर्तन हो रहा है उसका ध्यान रखो। और ध्यान रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे ज़्यादा तो जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, सबसे ज़्यादा महासागरों में, तो भैया महासागरों का ध्यान रखो पहले। फिर भैया महासागरों को संभाल लिया तो पृथ्वी का ध्यान रखो, फिर पृथ्वी को ध्यान रख लिया, इतनी सारी बातें हो गई। अब शांति बनाए रखो देश दुनिया में। दूसरी बात, अब जितना भी काम कर रहे हैं ऊपर से अब तक लेकर 16 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सारे देशों के साथ मिलकर साझेदारी करनी
पड़ेगी। तो ये 17 हमारे गोल हो गए, 169 टारगेट इसमें है। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं समाप्त कर देते हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको मिलेगी लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से, टेलीग्राम पे अपना चैनल है, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दी हुई है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको कोई सलाह लेनी हो या कोई सलाह देनी हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।